Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके चैप्टर हाइड्रोकार्बन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स के बारे में डिस्कशन की थी अबाउट देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज इसके चैप्टर के आपका जो सीक्वेंस बन रहा है इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम क्योंकि इसके बाद आगे प्रॉपर अल्केन्स की रिएक्टिविटी वगैरह डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट में कुछ जनरल आपको आइडिया दिया गया है कि अल्केन्स विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी कैसी नेचर जो है वो पोजेस करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है ताकि हमें इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए ये समझना काफ़ी इजी हो जाएगा कि अल्केन्स बाय नेचर हाईली रिएक्टिव हैं या लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो देखें, हमने स्टार्ट में अल्केन्स के अंदर जो कार्बन एटम है इसके बारे में कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट ये था कि इन अल्केन्स सेंट्रल कार्बन जो है उसकी टेट्रा वैलेंसी क्या है, फुली सेटिस्फाइड है। एक बात तो आपको क्लियर है ना, अल्केन्स क्योंकि देखें हम इनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड कहने की रीज़न ये है कि अल्केन्स का फॉर एग्जांपल आप मेंबर ले लें, मीथेन फर्स्ट मेंबर है, तो मीथेन क्या है, CH4, जिसमें आप देख रहे हैं सेंट्रल कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। ये अल्केन्स का फर्स्ट मेंबर है। डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स में भी ईथेन ले लें, प्रोपेन ले लें, सब में कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। अब स्टूडेंट्स, आपको एक जनरल चीज़ पता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है या कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है या कोई भी एंटिटी जो होती है वो रिएक्टिव कब होती है। उसको रिएक्टिव होने के लिए हम कुछ कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ रिएक्टिव होती है, फर्स्ट केस क्या है कि आइदर इट्स वैलेंस शेल इज़ इनकम्प्लीट, या तो उसका वैलेंस शेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो, वो 8 इलेक्ट्रॉन पोजेस ना कर रहा हो, तो देन हम कहते हैं कि ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन में भी एडिशन रिएक्शन मोस्टली जो है वो प्रोसीड करेगा और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अनलाइक अल्केन्स हमें तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वैलेंस शेल कंप्लीट है, मतलब अल्केन्स के अंदर कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को फुली सेटिस्फाई कर लेता है और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है। सो एक रीज़न जो हमें रिएक्टिव होने के लिए पता है कि अगर तो वैलेंस शेल किसी भी एटम का किसी मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट नहीं है तो देन वो रिएक्टिव होगा, लेकिन अल्केन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। अल्केन्स का जो सेंट्रल कार्बन होता है ये अपनी टेट्रावैलेंसी को फुली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। सेकंड रीज़न देखें, अल्केन्स को बाय नेम हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने की रीज़न भी अगेन यही आ जाती है कि अल्केन्स के अंदर सैचुरेशन है, मतलब इनमें अनसैचुरेशन लाई नहीं कर रही। इनके अंदर सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं जो कि लीनियर ओवरलैप से बन रहे हैं, जो इसके सेंट्रल कार्बन को हाईली सैचुरेट कर रहा है, और इनके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन लाई नहीं कर रही जिसकी वजह से ये फर्दर किसी भी चीज़ के साथ एडिशन शो कर सकें। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो देखें, किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्टिव होने के लिए एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है उसकी नेचर। नेचर का मतलब यहाँ पे नेचर से मुराद क्या लेंगे हम, आइदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर। अब याद रखें, जितने भी पोलर रिएजेंट्स होते हैं, जितने भी पोलर नेचर के कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नेचर रखते हैं। उसकी रीज़न क्या है, देखिए पोलर के केस में ये होता है, फॉर एग्जांपल ये एक हम जनरल मॉलिक्यूल ले रहे हैं AB, इसमें 2 एटम्स हैं, अगर इन दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाई करे, मतलब एक बिहेव कर रहा हो पॉजिटिव, एक बिहेव कर रहा हो नेगेटिव, तो इस केस में जब हम कोई भी सेकंड पोलर रिएजेंट यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, फौरन से अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अटैक करेंगे
और जो पहले से प्री एग्जिस्टेंस है बॉन्डिंग की वो टूट जाएगी, पहले से बने हुए बॉन्ड टूट जाएंगे और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे और इस तरह से एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, जब दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाई कर रहा होता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं रिएक्शन होने के। उसकी रीज़न कि अपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से ओल्ड बॉन्ड्स का क्लीवेज हो जाता है और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम इस चीज़ को अगर अल्केन्स पे अप्लाई करें तो अल्केन्स में हमें पता है दो किस्म के बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको ये चीज़ पता है कि जब भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है तो उस केस में हम उस बॉन्ड को प्योरली नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे अल्केन्स में दो किस्म के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के केस में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, दोनों कार्बन एक की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, दूसरे कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या आ रहा है 0। सो इस केस में हमें ये पता चला कि अल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आइदर इन केस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड और इन केस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखें तो डिफरेंस बहुत माइनर है 0.4, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन अगेन 2.5। सो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 होता है तो हम उस बॉन्ड को टोटली कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए नॉन पोलर बॉन्ड ट्रीट करते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे भी हमने देखा कि अल्केन्स में आया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दोनों केसेस में ये बॉन्ड्स क्या हैं, ये नॉन पोलर हैं। और नॉन पोलर होने की वजह से फिर हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम अल्केन्स लेते हैं, कोई भी अल्केन्स, और उसके साथ किसी पोलर रिएजेंट को ऐड करते हैं, लाइक हेलोजन एसिड ले लेते हैं। सो अब हेलोजन एसिड तो हाईली पोलर है, लेकिन अल्केन्स चूंकि नॉन पोलर है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होने की जो टेंडेंसी या चांसेस हैं वो बहुत कम है। सो इन दोनों पॉइंट्स की बेस पे फर्स्ट के अल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड है, इनके अंदर कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। दूसरा, बाय नेचर अल्केन्स क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब कि इनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, जिस वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, सैचुरेटेड भी हैं, नॉन पोलर भी हैं। सो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर देयर लीस्ट रिएक्टिविटी, और इसी चीज़ की बेस पे हम कहते हैं कि अल्केन्स बाय नेचर क्या होते हैं, ये बहुत नॉन रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस पे जब हम इनको लेके जाते हैं तो तब ये रिएक्ट करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस पे ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते या एडिशंस नहीं करते। अब हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ साइक्लो अल्केन्स। तो याद रखें, नॉर्मल अल्केन्स की तरह जितने भी साइक्लो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स आपने पढ़ा था ना, साइक्लो अल्केन्स की तकरीबन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्केन्स वाली होती हैं। डिफरेंस सिर्फ इनका किसका आता है, स्ट्रक्चर का, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होता है क्लोज स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। सो दैट्स व्हाई हम इनको साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। साइक्लो अल्केन्स का अ लिटिल बिट डिफरेंस होता है किस चीज़ का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, मतलब रिएक्टिविटी का, किससे, फ्रॉम नॉर्मल अल्केन्स। नॉर्मल अल्केन्स के मुकाबले में आपने याद रखना है जितने भी साइक्लो अल्केन्स हैं थोड़ा सा ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और सारे साइक्लो अल्केन्स नहीं, स्पेसिफिक दो मेंबर्स हैं। फर्स्ट है साइक्लोप्रोपेन और दूसरा है साइक्लोब्यूटेन। अब ये दो ऐसे साइक्लो अल्केन्स हैं जिनका केमिकल बिहेवियर, मतलब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है, ये नॉर्मल अल्केन्स से काफ़ी डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है, साइक्लो अल्केन्स और साइक्लोब्यूटेन ये बाकी अल्केन्स के मुकाबले में हाईली रिएक्टिव होते हैं, या मतलब ये बहुत अफेक्टिवली, बहुत विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स देते हैं बाय एडिशन। ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न हमने स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन्स में भी डिस्कस की थी, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, साइक्लोप्रोपेन की अगर हम बात करें, CH2 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 और रिंग क्लोज,
और आपको मैंने बताया था साइक्लोप्रोपेन के केस में ये वाली जो ओवरलैपिंग्स हो रही हैं कार्बन कार्बन की sp3 ओवरलैपिंग्स, ये है तो sp3 ओवरलैपिंग, लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो डेविएट होके आ चुका है 60 डिग्री पे, और ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। हालांकि एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसको होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन ये 109.5 से एंगल रिड्यूस होके डेविएट करके आ चुका है 60 डिग्री पे, और इस चीज़ को कहा जाता है एंगल स्ट्रेन। जब एंगल अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कंप्रेस होके लेस वैल्यू पे आ जाता है, लेस डिग्री पे ओवरलैपिंग करता है, तो इस चीज़ को एंगल स्ट्रेन कहते हैं। एंगल स्ट्रेन लाई करता है साइक्लोप्रोपेन में। सो साइक्लोप्रोपेन को अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल H2 एंड HBr अगर ट्रीट करें किसी भी चीज़ से, तो याद रखें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रिंग ओपनिंग, रिंग खुल जाएगा। साइक्लोप्रोपेन इस कैटलिस्ट निकल और HBr और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ओपन होके बना देगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जिसमें आप देख रहे हैं हर कार्बन मजीद एक एक बॉन्ड जो है वो फर्दर बना सकता है। तो इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन हाईली रिएक्टिव है। रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन क्या है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मोड में होनी चाहिए थी। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन जो है, साइक्लोब्यूटेन CH2 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 CH2, इसमें भी आप देख रहे हैं एंगल स्ट्रेन पाया जा रहा है। ये एंगल्स कितने हैं, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के हैं, और एक्चुअली इनको कितना होना चाहिए था, ये 109.5 पे होने चाहिए थे, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से डेविएट कर चुके हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा लाई कर रहा है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जबकि साइक्लोब्यूटेन में थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन के मुकाबले में कम है। सो साइक्लोब्यूटेन भी रिएक्टिव है लेकिन साइक्लोप्रोपेन से कम रिएक्टिव है। सो ये था आपके सामने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। थैंक